हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है, जो कि फ्री प्रैक्टिस बैच है। उसकी एक्सरसाइज नंबर 12 होने वाली है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए चलाई जा रही है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और प्लेलिस्ट के लिंक चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर के डिक्टेशन, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के प्रीवियस ईयर के डिक्टेशन की प्लेलिस्ट, वो सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता यह होगी कि पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद के कारण घाटी में विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस बुलाया जाएगा। 60 वर्षीय राजनीतिज्ञ शेख अब्दुल्ला ने विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस लाने की प्रतिज्ञा कर ली है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दिए जाने से संबंधित एक सवाल के जवाब में बतलाया कि यह सब कार्य केंद्र सरकार से होने वाली बातचीत पर निर्भर करता है। मैं फ़िलहाल जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहूँगा। श्री अब्दुल्ला का कहना है कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में ये सारी बातें रखी गई थीं, जिसने यहाँ की जनता को बहुत प्रभावित किया था। घाटी में पुनः शांति बहाल हो, इस बात का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। यहाँ की जनता जो प्रभावित हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि यह चुनौती भरा कार्य है। उनके घर और उनकी संपत्ति निश्चित रूप से उन्हें ही मिलना चाहिए और बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि 3 वर्षों के अंदर सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे दी जाएगी। उन्हें केंद्र सरकार पर भरोसा है कि अपनी जनता से किए गए वायदों को वह पूरा करने में मदद करेगी। श्री अब्दुल्ला को यह पता है कि चुनौतियां बहुत कठिन हैं। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मैं समझता हूँ कि उसने अभी तक अप्रत्यक्ष युद्ध नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आतंकवादियों से निपटने के लिए अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ सकती है। उनका कहना है कि वह आतंकवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्हें माफ़ी दे दी जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि अब उन्हें महसूस करना चाहिए कि
वे अलग थलग पड़ गए हैं और उन्हें मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। हम उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने उनके संबंध में बताया था कि वे एक निष्कपट, ईमानदार, स्वच्छ कवि, छवि और नई विचारधारा के व्यक्ति हैं। शेख अब्दुल्ला को पूरा भरोसा है कि वे जम्मू कश्मीर को अधिकतम स्वायत्तता दे देंगे। महोदय, हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले में कहीं अधिक संवैधानिक अधिकारों से प्रयुक्त सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई प्रशासनिक काम अपने जिम्मे ले लिए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि मुझे न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में विश्वसनीयता का अत्यधिक अभाव दिखाई पड़ रहा है। मसलन तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह जानते हुए भी उनकी पदोन्नति को मंजूरी दे दी, जबकि अदालत 2 मामलों में उन्हें दोषी ठहरा चुकी है। इस तरह न्यायपालिका ने दोहरे मानदंड अपनाने के आरोपों को निमंत्रण दे दिया है। वैसे भी न्यायिक दायित्व निभाने वालों की ईमानदारी का पता लगाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास कोई उपाय भी नहीं है। जब नियुक्ति की जिम्मेदारी कार्यपालिका की थी, तब खुफिया मशीनरी से सारे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की खोज कर ली जाती थी। अब यह मानदंड नहीं रहा। न्यायपालिका अपनी ताकत बढ़ा रही है तो कार्यपालिका और विधायिका की कीमत पर, और इस क्रम में यह संवैधानिक जांच परख और संतुलन की बेहतर व्यवस्था को क्षति पहुंचा रही है। भ्रष्टाचार के लगातार उभर रहे मामले ने इस मुद्दे पर होने वाली राजनैतिक पहल को रोक कर रख दिया है। न्यायिक सक्रियता को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने या उस पर लगाम लगाने के लिए संविधान में संशोधन की सारी कोशिश नाकाम रही है। ताज़ा प्रस्ताव एक ऐसे संविधान में संशोधन का है जिसके द्वारा नेताओं को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे से बाहर ले आने की बात है। यह संवैधानिक संतुलन बहाल करने की जगह शायद नेताओं को बचाने का प्रयास लगता है। जब तक नेता लोग खुद को बचाए रखने की कोशिश में जुटे रहेंगे, तब तक न्यायपालिका ज़्यादा ताकतवर होती जाएगी। 90 के दशक में विधायिका अंदरूनी कलह से त्रस्त रही तो कार्यपालिका कमज़ोर पड़ती दिख रही है। इन स्थितियों ने न्यायपालिका को जेहादी की भूमिका अख्तियार कर लेने का रास्ता साफ कर दिया है कि
अब न्यायालय के फैसलों पर पिट रही तालियों के बीच उसके सर्वशक्तिमान बन जाने के खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून से ऊपर रहना न्यायपालिका के लिए बड़ा आसान है। इसके लिए उसे कानून की व्याख्या अपने मकसद से करने भर की ज़रूरत है। आदरणीय महोदय, मैं जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, वहाँ एक नवीन अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अमला नहीं है। अमले के अभाव में बीमार जनता बहुत परेशान होती है। कई व्यक्ति इलाज के अभाव में बीमारी के शिकार हो रहे हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।